Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about the aggregates. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो आपका पेवमेंट होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो उसी क्रम में जो हम लोग पहला लेक्चर लिए थे, तो पहले लेक्चर में देखे थे कि क्या क्या मटेरियल जो होता है वो यूज़ होता है पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग देखे थे कि पहला मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो आपका सॉइल, जिससे हम लोग सबग्रेड बनाते हैं। फिर सॉइल का हम लोग फंक्शन के बारे में जाने, फिर उसका प्रॉपर्टीज़ देखे, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि सॉइल में होना चाहिए इन ऑर्डर टू यूज़ इट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये सब हम लोग देखे थे। आज जो है उसी क्रम में दूसरा लेक्चर हम लोग लेंगे एग्रीगेट्स में। चूँकि जो आपका पेवमेंट बनता है तो उसमें सबसे बहुतायत अमाउंट में जो यूज़ होता है वो होता है आपका एग्रीगेट, ठीक है। तो एग्रीगेट क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टेस्टिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट होता क्या है ये आप लोग सभी जान रहे होंगे कि एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट बेसिकली एक इनर्ट मिनरल मटेरियल है। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इसमें आपका फाइन एग्रीगेट भी आता है, कोर्स एग्रीगेट भी आता है। तो फाइन एग्रीगेट में सैंड आ जाता है, ये सब आपका क्रस्ट स्टोन वगैरह जो है वो कोर्स एग्रीगेट में आता है। फिर ग्रेवल वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्रीगेट है। तो अब एग्रीगेट को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं एग्रीगेट को। तो एग्रीगेट को यूज़ करने के पीछे तीन चार कारण हैं, ठीक है। पहला कारण क्या है कि ये शेप को रिटेन करके रखता है, ठीक है, शेप को रिटेन करके रखता है। कोई भी चीज़ हम लोग बना रहे, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कंक्रीट का हो, ठीक है, चाहे बिटुमिनस हो, तो अगर हम लोग को शेप को रिटेन करना है, जिस शेप का बनाया है उसी शेप का ये रहे, तो उसके लिए एग्रीगेट का यूज़ काफ़ी जरूरी माना जाता है। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, जैसे अगर हम लोग कंक्रीट का रोड बनाते हैं, यहाँ पे आपको एक रोड दिख रहा होगा जो कि कंक्रीट का बना हुआ है। तो कंक्रीट जो है उसमें सीमेंट रहता है, एग्रीगेट्स रहता है और वाटर रहता है। ये बेसिक मटेरियल है जो कि कंक्रीट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट क्यों यूज़ किए, क्यों नहीं पूरा सीमेंट से ही बना लिए, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग पूरा सीमेंट का ही रोड बनाए तो इसमें क्या दिक्कत आएगा, दिक्कत ये आएगा कि ये शेप को रिटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट में जो है 62 से 67% तक लाइम रहता है। और लाइम आप लोगों को पता है कि वो एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। जैसे हम लोग पानी उसमें डालेंगे उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब वो ड्राई होता है तो उसका वॉल्यूम पूरा घट जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग रोड बनाएंगे, ठीक है, पूरा सीमेंट का, तो क्या होगा लास्ट में, जब पहले तो पूरा वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, तो उसको तो हम लोग यूज़ कर लिए, लेकिन बाद में क्या होगा, इसमें श्रिंकेज आ जाएगा, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो रोड जो है, रोड का अगर मतलब जो हम लोग पेवमेंट बनाया उसका पूरा वॉल्यूम घट जाए तो बीच में क्या होगा, पूरा दरार आने लगेगा, ठीक है। तो पूरा दरार आएगा तो वो आपका वर्केबल तो रहेगा नहीं रोड। तो पहला कारण तो ये है कि हम लोग बस सीमेंट का जो है बनाते नहीं, इसमें हम लोग एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं। तो और दूसरा कारण क्या है कि अगर हम लोग सीमेंट का ही पूरा कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, तो आपको पता है कि सीमेंट काफ़ी महंगा आता है कंपैरिजन टू एग्रीगेट्स। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सीमेंट को बेसिकली आप खाली कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट जो हो गया उसको हम लोग एज ए फिलर भी यूज़ करते हैं। मीन्स अगर अगर हम लोग पेवमेंट का बात करें, चाहे वो कंक्रीट पेवमेंट बना रहे हो चाहे बिटुमिनस पेवमेंट बना रहे हो, तो कंक्रीट पेवमेंट का अगर बात करें, जैसे ये आपको देखिए कंक्रीट का पेवमेंट है, ये देखिए उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर फिगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्रीट का पेवमेंट जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कंक्रीट को देखें तो कंक्रीट में आपको पता चलेगा कि इसमें 70 to 80% जो है वो आपका एग्रीगेट ही रहता है, ठीक है। मीन्स 70 से 80% इसमें क्या होता है, कंक्रीट में एग्रीगेट रहता है, ठीक है। तो एग्रीगेट को हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एज ए फिलर मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो डिक्लाइन हो। दूसरा, एग्रीगेट को इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इकोनॉमिकल रहे,
ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट ना है, क्योंकि एग्रीगेट थोड़ा सस्ता भी रहता है। तीसरा कारण ये है कि एग्रीगेट आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एग्रीगेट काफ़ी मजबूत भी रहता है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो एग्रीगेट को हम लोग किसी बाइंडिंग मटेरियल के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल था। अगर हम लोग आरसीसी पीसीसी का अगर हम लोग रोड बना रहे हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का रोड बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जो आपका बाइंडिंग मटेरियल जो है सीमेंट हो गया, तो सीमेंट के साथ हम लोग एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बिटुमिनस रोड बना रहे हैं, जैसे ये बिटुमिनस रोड है, बिटुमिनस रोड में बिटुमिन यूज़ करते हैं, तो बिटुमिन जो है आपका काफ़ी कम अमाउंट में होता है। अगर बिटुमिनस रोड का हम बात करें तो 92 से 96% तक इसमें क्या रहता है, एग्रीगेट ही रहता है। मतलब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रहता है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको बस एग्रीगेट दिख रहा होगा, और इसमें बहुत कम अमाउंट में, मतलब 4 से 8% जो है आपका बिटुमिन मिलाया गया है। तो इसमें बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में मटेरियल कौन सा है, तो एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका इतना भारी मात्रा में यूज़ होना, इसका जो है ये दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए एग्रीगेट क्या होता है, इनर्ट मटेरियल होता है। इनर्ट मटेरियल क्या हो गया, जो नॉन रिएक्टिव मिनरल मटेरियल होता है, ठीक है। इसमें आपका सैंड आ जाता है, ग्रेवल आ जाता है, क्रस्ट स्टोन आ जाता है, ठीक है, ये सब एग्रीगेट में आता है। अब इसको हम लोग किसी बाइंडिंग मीडियम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, बिटुमिन हो गया, इसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप एज ए फिलर भी बोल सकते हैं, ये फिलर मटेरियल होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो किसके कारण होता है, एग्रीगेट के कारण ही होता है, जिसके कारण कॉस्ट जो है आपका रिड्यूस होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर आरसीसी रोड का बात करें या पीसीसी रोड का बात करें, पीसीसी रोड या फिर बिटुमिनस रोड, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में आपका एग्रीगेट ही होता है। जैसे अगर ये पीसीसी रोड का बात करें तो 70 to 80% आपका क्या है, एग्रीगेट है। अगर बिटुमिनस रोड का बात करें तो 92 से 96% एग्रीगेट है। यहीं से आपको पता चल जा रहा है एग्रीगेट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग को पढ़ना कितना जरूरी है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, दैट इज़ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, इट बियर्स ऑल द स्ट्रेसेस दैट इज कमिंग ऑन द रोड स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे देखिए आपको एक रोड दिख रहा होगा, ठीक है। रोड में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हीकल के कारण बहुत सारा लोड भी लग रहा होगा इस रोड में, लोड के कारण बहुत सारे स्ट्रेसेस भी आ रहा होगा। तो ये स्ट्रेसेस को बियर कौन कर रहा है, तो इसको बियर कर रहा है एग्रीगेट। ऑब्वियसली एग्रीगेट ही बियर करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन रहता है, आपका बिटुमिनस रोड रहा है चाहे कंक्रीट का रोड रहा है, दोनों में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट ही बियर करता है जितना भी स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू द लोड ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। प्लस जितना भी वियर एंड टीयर होता है रोड में ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक। एब्रेसिव एक्शन क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर रबिंग के कारण जो आपका बाहर का लेयर होता है उसको निकल जाना, उसी को हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। तो चूंकि आप देख रहे होंगे कि अब इतना व्हीकल्स चल रहा है रोड में, तो जो व्हीकल का टायर्स है, ठीक है, टायर जो है आपको रब कर रहा है रोड का सरफेस को, ठीक है। तो रोड में आपका एग्रीगेट, तो एग्रीगेट और व्हीकल का टायर में म्यूचुअल रबिंग होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट का एब्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, ऊपर का लेयर जो है निकलते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीगेट का जो है आपका एब्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका रोड में जो है आपका वियर एंड टीयर नहीं हो, मीन्स रोड जो है आपका डैमेज नहीं हो, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आराम से एब्रेशन हो जाएगा। मीन्स व्हीकल जो है, अगर मान लीजिए कि आपका रोड का ऊपर सरफेस में आपका एग्रीगेट जो है वो फ्लेकी टाइप का है या फिर सैंड का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आराम से वियर एंड टीयर हो सकता है एब्रेशन के कारण, ठीक है।
इतना व्हीकल्स चलता है तो वो आराम से वियर एंड टीयर कर देगा, तो रोड आपका डैमेज हो जाएगा। तो एग्रीगेट का ये भी फंक्शन है, ठीक है, कि ये आपका वियर एंड टीयर को रजिस्ट करता है। तीसरा फंक्शन का बात करें तो लोड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। लोड को ट्रांसफर मतलब कौन सा लोड है, तो ट्रैफिक का जो लोड आ रहा है उसको क्या कर रहा है, बिलो कोर्सेस में ट्रांसफ़र कर रहा है। आपको पता है कि जो आपका पेवमेंट है वो बहुत सारे कोर्सेज से मिलके बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नीचे सब ग्रेड आ जाता है, फिर सब बेस आता है, बेस आता है, फिर वेयरिंग लेयर आता है, बहुत सारा है। उसके बाद आपका पेमेंट बनता है। तो डिफरेंट लेयर्स को जो लोड ट्रांसफर होता है ट्रैफिक के कारण जो आ रहा है, ठीक है, वो भी काम किसका रहता है, एग्रीगेट का ही रहता है। मतलब एग्रीगेट ही उस लोड को जो है रजिस्टर भी कर रहा है, ठीक है, और उसको ट्रांसफर भी कर रहा है बिलो कोर्सेस में। नेक्स्ट फंक्शन एग्रीगेट का क्या हो गया कि इम्पैक्ट लोड जो आता है ट्रैफिक के कारण उसको भी एग्रीगेट रजिस्टर करता है। इम्पैक्ट लोड क्या हो गया कि ट्रैफिक जो है वो तो चलते रहता है, तो वो इम्पैक्ट लोड लगाता है। बस इम्पैक्ट मीन्स अचानक से जो लोड आ गया, ठीक है, तो उस इम्पैक्ट लोड को भी जो है कौन रजिस्टर करता है, तो वो एग्रीगेट ही रजिस्टर करता है। तो इतना सारा फंक्शन एग्रीगेट का, ठीक है, ये सब फंक्शन परफॉर्म करेगा तभी हम लोग जो है उस एग्रीगेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इजीली वो क्रश नहीं हो जाए, ठीक है। उसका एब्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स इजीली उसका बाहर का लेयर जो है वो बाहर ना निकल जाए, लोड को वो कैरी कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, और इम्पैक्ट लोड को भी रजिस्टर कर सके। तो ये सब फंक्शन होना चाहिए एग्रीगेट का इन ऑर्डर टू मेक ए पेमेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। मीन्स क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होना चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो है आपका स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होगा, जैसे एग्रीगेट है, ठीक है, मान लीजिए ये एग्रीगेट है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली कि इसमें अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो अगर इस लोड को ये रजिस्ट कर रहा है वही उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो कितना रजिस्ट कर पा रहा है, कितना लोड ये ले पा रहा है, वही उसका स्ट्रेंथ हो गया। मीन्स एक तरह से बता दीजिए कि कितना लोड ये बियर कर पा रहा है, वही इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपका एग्रीगेट का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होना चाहिए, टॉप लेयर में भी और वियरिंग लेयर में भी। मीन्स सबसे ऊपर का लेयर हो गया और उसके नीचे जो जो लोड को ले रहा है वियरिंग लेयर, उसमें भी जो आपका एग्रीगेट है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी जितना ट्रैफिक के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इतना लोड आ रहा है, लोड के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको ये रजिस्ट कर पाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया स्ट्रेंथ का, ठीक है, कि जितना भी लोड आ रहा है उसको आराम से ये बियर कर सके। दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस, ठीक है। अगर हम लोग किसी एग्रीगेट को, जैसे ये एग्रीगेट है, इसको हम लोग हार्ड कब बोलेंगे, जब इसके ऊपर रबिंग किया जाएगा, ठीक है। रबिंग किया जाएगा तो इसका बाहर का लेयर जो है वो निकल नहीं जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड ज़्यादा है आपका एग्रीगेट, ठीक है। मीन्स जिसका एब्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा हार्ड है, उसका हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसा एग्रीगेट जिसका एब्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एग्रीगेट जो है आपका हार्ड है। तो एब्रेसिव स्ट्रेंथ तो अभी जस्ट समझे हम लोग, एब्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो आपका रबिंग होता है, ठीक है, रबिंग के कारण जो है आपका ऊपर का लेयर निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, ऊपर का लेयर नहीं निकलना चाहिए। अगर इस एब्रेसिव स्ट्रेंथ अगर कम है एग्रीगेट का, इसका मतलब क्या, ऊपर का लेयर निकलते जाएगा धीरे धीरे, वो क्या होगा, पतला होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्रेशन का बात। तो अगर कोई एग्रीगेट एब्रेशन को रजिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एग्रीगेट हार्ड है, ठीक है, वो एग्रीगेट क्या है, हार्ड है। तो जो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसका हार्डनेस जो है एनफ होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि वो एब्रेशन को रजिस्ट कर सके। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, जैसे सैंड वगैरह अगर रोड सरफेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एब्रेशन जो है आपका ज़्यादा हो जाता है, एब्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली सैंड जो है काफ़ी छोटा कण होता है, उसको उससे क्या होगा कि उसको हटाना काफ़ी इजी होता है।
तो जैसे भी म्यूचुअल रबिंग होगा व्हीकल का टायर और रोड सरफेस के बीच में, तो बीच में अगर सैंड है तो वो आराम से निकल जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, एब्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग क्या समझ लिए कि एग्रीगेट जो है आपका उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कितना भी लोड आ जाए उसको बियर कर सके। ठीक है, तभी उसको हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं इन केस हाईवे अगर हम लोग बना रहे हैं तो। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में तभी यूज़ कर सकते हैं। हार्डनेस का मतलब क्या हो गया कि एब्रेशन को आराम से रजिस्ट कर सके। ठीक है, मीन्स रबिंग के कारण उसमें कोई भी ये ऊपर का लेयर ना निकले। ठीक है, अब एब्रेशन जो है किसके बीच में होता है, तो रोड सरफेस और व्हीकल टायर के बीच में होता है अगर हम लोग पेवमेंट का बात करें तो। नेक्स्ट जो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो है आपका एट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो है एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन एट्रिशन क्या होता है, इसमें जो है आपका एग्रीगेट के बीच बीच में म्यूचुअल रबिंग हो जाता है। म्यूचुअल रबिंग समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बिटुमिन का बात करें, बिटुमिनस रोड का। ठीक है, तो बिटुमिनस रोड जो है आपका उसको हम लोग पे ये फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। कल ही हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसको बोलते हैं। तो जो बिटुमिनस रोड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस बिटुमिन में क्या होता है कि बिटुमिनस रोड में कि जैसे आपका ट्रैफिक वगैरह चलता है, ठीक है, तो ट्रैफिक वगैरह चल रहा है तो उसके कारण क्या होता है, आराम से उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो उतना रिजिड नहीं रहता है। जैसे आपका व्हीकल का जो टायर है उससे पास किया तो उसमें आराम से डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो डिफॉर्मेशन आएगा, जैसे आपका ये रोड है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका व्हीकल है, इसका ये चक्का हो गया। तो चूंकि व्हीकल भारी है तो इसका जहाँ पे आपका ये रहेगा व्हील, ये आपका व्हील है, ठीक है, तो ये जो व्हील है जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा, हल्का सा डिफॉर्मेशन आएगा, वो बहुत नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन रहता है, वो आपको खुले आँख से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हल्का सा डिफॉर्मेशन अगर आया तो डिफॉर्मेशन आएगा मतलब ऊपर का जो आपका लेयर है वो नीचे तरफ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एग्रीगेट के बीच में म्यूचुअल रबिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। मीन्स आपस में ही एग्रीगेट जो है आपका टकरा के, ठीक है, आपस में ही रगड़ा के इसमें एब्रेशन नहीं हो जाए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिशन वैल्यू, इसी को बोलते हैं एट्रिशन वैल्यू। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो ये क्या हो जाता है, एट्रिशन इज द म्यूचुअल रबिंग ऑफ स्टोन्स कॉज्ड ड्यू टू पेवमेंट डिफॉर्मेशन अंडर ट्रैफिक लोड। तो ट्रैफिक लोड के कारण जो पेवमेंट में डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, जिसके कारण जो आपका म्यूचुअल रबिंग होता है बिटवीन द स्टोन्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एट्रिशन वैल्यू जो है अच्छा होना चाहिए एग्रीगेट का। ठीक है, तभी जाके जो है एग्रीगेट जो है उसको हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एट्रिशन का बात। तो अभी तक हम लोग ये समझ लिए कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए एग्रीगेट का। ठीक है, दूसरा एट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये है नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है टफनेस। टफनेस क्या होता है, सब में हम लोग रजिस्ट करने का ही बात कर रहे हैं। अगर एब्रेशन को रजिस्ट कर रहा है तो हम लोग हार्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर लोड को रजिस्ट कर रहा है तो हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे कि स्ट्रेंथ अच्छा है। ठीक है, अगर इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर रहा है, मतलब अचानक से जो लोड आ रहा है उसको रजिस्ट कर रहा है एग्रीगेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट आपका टफ है। तो टफनेस क्या हो गया, एक्चुअली ये मेजर हो गया ऑफ द कैपेसिटी टू रजिस्ट इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट को रजिस्ट करते हैं, इम्पैक्ट को रजिस्ट करने का कैपेसिटी को ही मेजर करना, उसी को बोलते हैं टफनेस। ठीक है, अगर इम्पैक्ट लोड को आराम से रजिस्ट कर ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एग्रीगेट आपका टफ है। ठीक है, तो चूंकि एग्रीगेट में जो है आपका
इम्पैक्ट लोड हमेशा आते रहता है क्योंकि ट्रैफिक तो आपका चलते ही रहेगा। ठीक है, ट्रैफिक आपका चलते ही रहेगा, तो अचानक से लोड तो आते ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका एग्रीगेट है वो काफ़ी टफ होना चाहिए, ताकि ये जो आपका सडन लोड है, जो इम्पैक्ट लोड है, उसको आराम से ये रजिस्ट कर सके। अब देखिए, ये इम्पैक्ट लोड जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत चीज़ में डिपेंड भी करता है। जैसे रफनेस ऑफ रोड सरफेस हो गया। अगर आपका रोड सरफेस रफ है तो उस केस में इम्पैक्ट लोड ज़्यादा आएगा, है ना। अगर मान लीजिए ब्रेकर है, तो ब्रेकर में तो अचानक से लोड और ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में ये जो आपका टफनेस है ये सब पे डिपेंड करता है, रफनेस ऑफ रोड सरफेस। अगर स्पीड भी व्हीकल का ज़्यादा है तो उस केस में इम्पैक्ट लोड भी ज़्यादा रहेगा। अगर आपका व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा स्पीड है तो वो इम्पैक्ट भी तो ज़्यादा लगाएगा, उसका मोमेंटम तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो मोमेंटम बढ़ा हुआ है तो उस केस में वो क्या करेगा, इम्पैक्ट लोड भी तो ज़्यादा लगाएगा। व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा व्हीकल है, ठीक है, तो उस केस में इम्पैक्ट लोड ज़्यादा लगेगा। छोटा व्हीकल है तो इम्पैक्ट लोड कम लगेगा। ठीक है, मोमेंटम का बात है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास अगर बढ़ गया तो उस केस में भी आपका ये मोमेंटम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट लोड को आराम से रजिस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेबिलिटी का बात करेंगे। तो एग्रीगेट का अगर ड्यूरेबिलिटी का बात करेंगे, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि एग्रीगेट आपका ड्यूरेबल रहे, चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, चाहे वेदर का कंडीशन आ जाए। ठीक है, मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बारिश भी बहुत सारे टाइप का होता है, उसका केमिकल एक्शन, जैसे एसिड रेन हो गया। ठीक है, या फिर उस बारिश का पानी में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है तो उसके साथ आपका एग्रीगेट रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, तो उसका तभी एग्रीगेट आपका क्या रहेगा, ड्यूरेबल बनेगा। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी में हम लोग क्या बात करेंगे कि एग्रीगेट जो है आपका ड्यूरेबल रहना चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए ड्यू टू वेदरिंग कंडीशंस। ठीक है, तो जो आपका रोड एग्रीगेट है जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो इतना साउंड होना चाहिए ताकि वो आराम से वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट कर सके। आगे हम लोग बात करेंगे शेप का। तो शेप ऑफ एग्रीगेट ये बहुत मायने रखता है। अगर हम बात करें कि अगर एग्रीगेट हम लोग फ्लेकी और इलोंगेटेड यूज़ कर रहे हैं, फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। फ्लेकी क्या होता है, काफ़ी चिपटा टाइप का एग्रीगेट होता है। ठीक है, अगर उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो जैसे ही व्हीकल का लोड उसमें आएगा तो वो तो टूट जाएगा। तो यहीं पे आपका एग्रीगेट ही फेल कर जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि पेवमेंट ही आपका फेल हो जाएगा। तो हम लोग जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट का बहुत नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स जो है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, फ्लेकी एग्रीगेट किसको बोला जाता है। ठीक है, फिर इलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बुलाता है। अभी आप इतना जानिए कि फ्लेकी एग्रीगेट काफ़ी चपटा एग्रीगेट होता है, इलोंगेटेड क्या होता है, काफ़ी लंबा एग्रीगेट होता है। तो ये सब दोनों एग्रीगेट जो है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उतना सही नहीं रहता है, क्योंकि वो उतना लोड को बियर नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू क्यूबिकल एग्रीगेट जो हो गया, एंगुलर हो गया, या फिर राउंडेड एग्रीगेट हो गया। ये सब एग्रीगेट का वैल्यू स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपका बिटुमिन एडेशन प्रॉपर्टी। बिटुमिन एडेशन प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे कि एग्रीगेट जो है आपका कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर बिटुमिनस रोड, ठीक है, उसका जो आपका एफिनिटी है वो अच्छा होना चाहिए बिटुमिन के साथ, ताकि वाटर जो है आपका वो इजीली उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सके, मतलब उसका बाहर नहीं निकाल सके जो आपका बिटुमिन है उसको। तो जो बिटुमिन है उसके साथ बढ़िया एफिनिटी होना चाहिए आपका एग्रीगेट का। ठीक है, ताकि अगर उसमें पानी जाए भी, ज़्यादा बारिश भी हो, तो आपका बिटुमिन बाहर नहीं निकल जाए, स्ट्रिप ऑफ नहीं हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये बात हुआ पूरा एग्रीगेट का। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये हम लोग एग्रीगेट का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में समझे, एग्रीगेट में क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसके बारे में भी समझे। अब आगे हम लोग देखेंगे, इतना सारा प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबिलिटी हो गया, फिर आपका स्ट्रेंथ हो गया,
एट्रीसन हो गया, एब्रेशन हो गया, तो ये सब का टेस्ट भी किया जाता है। उसके टेस्ट के बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर फ्लेकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बोलते हैं, उसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।